हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक सेट पेपर लेके आए हुए हैं जिसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण आपको प्रश्न करवाने वाले हैं। जो बार बार प्रश्न पूछा गया है आयोग के द्वारा डीएलएड में, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न आपको हम कवर करवा देते हैं। इसको पूरा कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो में पूरा सोशल साइंस आपका कवर हो जाएगा और इसको बार बार रिवाइज सिर्फ करते रहिएगा। इसी प्रकार से दूसरा सेट में हम आपको पूरा साइंस का 100 क्वेश्चन करवा देंगे जो बार बार रिपीट किया गया है, और उसी प्रकार से फिर आपको हिंदी का एक एक करके हम आपको करवा देंगे। ठीक है, पीडीएफ बोलिएगा तो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे। वहां से जाके डाउनलोड करके इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। आप सभी इतना काम जरूर कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कीजिएगा। देखिए आप सभी क्लास तो कर लेते पर क्लास को लाइक नहीं करते। आप सभी लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी डीएलएड से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। तो इतना काम जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते आज की इस वीडियो को हम सभी। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था। देखिए जितने प्रश्न हैं सारे अति महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके पेपर में आयोग के द्वारा पूछा गया है और निश्चित है कि आगे जो 26 में एग्जाम होगा आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसीलिए बारीकी से हर चीज को समझिएगा और जितने चीजें बताएंगे उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों से। ध्यान दीजिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। कोशिश रहेगा कि इसी में आपको प्रश्न भी हम याद करवा दें। प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। चलिए आपसे हमको बताइएगा। आपको हम बताए थे कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। आपसे हमको बता सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, ये आपको बताना है। बास्तिल का जेल तोड़ा गया था, आप सभी को पता है, बिल्कुल पता है। लुईस 16वां के समय में हुआ था, बिल्कुल पता है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुर्जुआ क्रांति होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसका स्वरूप था। आपको डेट बताना है सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। देखिए जर्मनी की मुद्रा की बात किया जाए तो इसका नाम था मार्क। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या नाम था, मार्क नाम था। अच्छा अभी जर्मनी में मुद्रा कौन सा चल रहा है, यूरो मुद्रा चल रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए। 2003 के बाद की बात किया जाए तो यूरो मुद्रा को अपनाया गया है। अगला है गेस्टापो क्या था। देखिए गेस्टापो जो है एक गुप्तचर पुलिस संस्था था, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। जैसे आईबी होता है, रो होता है अभी के समय में, उसी प्रकार से गेस्टापो जो था उस समय गुप्तचर पुलिस संस्था था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री की योजना किसने प्रस्तुत की थी। देखिए पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, आप सभी को पता है 1914 में शुरू होता है। कब तक चला था, 1918 तक चला था। ये पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है। तो इसमें 14 सूत्री का योजना किसने प्रस्तुत किया था, वुड्रो विल्सन ने। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है फ्रेंड, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप कहिएगा कि सर इसका पीडीएफ हमको दे दीजिए तो हम पीडीएफ निश्चित आपको दे देंगे, बट आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस में व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप बनाए हैं आपके लिए, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी हम अवेलेबल करवा देंगे इसका पीडीएफ। अभी जो बताएं कि एक शो का हर सब्जेक्ट का प्रश्न चुनिंदा आपको करवा देंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और पेपर से एक दिन पहले सिर्फ इसको आप देख के चल जाइएगा, काम आपका हो जाएगा। चलिए अगला है कि सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने बढ़ावा दिया था। याद रखिएगा आप सभी, किसने बढ़ावा दिया था, रूस ने बढ़ावा दिया था। जापान की खोज किसने की थी। देखिए अगर जापान की बात किया जाए तो ये खोजा गया था
सेंट फ्रांसिसी जेवियर के द्वारा जो स्पेन का रहने वाला था, याद रखिएगा। जैसे कहा जाता है कि भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने। भारत कहीं हेराया हुआ नहीं था जो खोजा गया था, नहीं, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों का खोज किया था वास्को डी गामा ने। काहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत में व्यापार किया जा रहा था, बट स्थल मार्ग से व्यापार होता था, समुद्री मार्ग का रास्ता पता नहीं था, तो वही खोजा था वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। बात समझे, यानी कि वास्को डी गामा ने भौगोलिक खोज किया था। अगला है, इनमें से किसने कहा सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, तो ये कहा गया था थॉमस जेफरसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, थॉमस जेफरसन के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के लुईस 16वां ने 13 डैश उपनिवेशों को आम दुश्मन यानी कि ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की थी। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो करीब करीब देश को ये गुलाम बना के रखा था, चाहे वो अमेरिका भारत क्यों ना हो जाए, सब पे ये राज किया हुआ है। पता है आप सभी को, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश, उस पर भी ये राज कर चुका है। तो याद रखिएगा, अमेरिकी याद रखिएगा, जो अमेरिकी 13 उपनिवेश था अमेरिका का, उसको स्वतंत्रता करने में लुईस 16वां ने मदद किया था अमेरिका का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में बोस्निया हेर्जेगोविना का हिस्सा था, तो ये किसका हिस्सा था, ऑस्ट्रिया हंगरी का, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल बात समझे। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एप्लीकेशन पर न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, जो थ्योरी क्लास चलता है, उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का आपको ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके कि किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है। अगर इस बार 100% सफलता चाहिए, अगर सरकारी कॉलेज का सपना देखे हुए हैं, तो आप सभी आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कम समय में बेहतर तरीके से आपसे तैयारी कर लीजिएगा, और मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, ताकि हर बच्चे इस कोर्स को अफोर्ड कर सके और क्लास में ज्वाइन करके परफेक्ट तरीके से तैयारी कर सके। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। सक्सेस योद्धा युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन पे है, इसी एप्लीकेशन पे कोर्स आपको मिलेगा, तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। अगला है 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। देखिए संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो ये संथाल परगना झारखंड वाला क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो भागलपुर साहेबगंज वाला गोड्डा वाला क्षेत्र देखते हैं। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो सिद्धू और कानू हो जाएगा, याद रखिएगा, दोनों भाई था सिद्धू कानू, और इसी में चांद भैरव था। अगला है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। तो देखिए कमजोर वर्ग का स्थान जो दिया गया है अनुच्छेद 342 में, डेट को याद रखिए, सॉरी अनुच्छेद को याद रखिएगा 342 में। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं, तो जिसे हम सभी क्या कहते हैं, फार्मिंग प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण डैश स्थिरता और गिरावट आई है, तो ये आपका कृषि उत्पादन के अंतर्गत, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण डैश स्थिरता और गिरावट आई है, कृषि उत्पादन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है बिहार की मुख्य फसल है, याद रखिएगा। अगला है, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जो जानते हैं, इसे रेशम उत्पादन कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है, रेशम उत्पादन कहा जाता है, या इसे हम सभी सेरीकल्चर कह सकते हैं। अगला है, दलहनी फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। उसके बाद है दलहन फलीदार फसलें हैं, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाई जाती है। उसके बाद है कि दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा कि दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। ये गलत बात है। आप सबको पता है कि जब आपका मार्च अप्रैल का जो समय होता है, ठीक है, उस समय उतना वर्षा नहीं होता है, तो ज़्यादा सिंचाई इसको नहीं चाहिए। कम भी सिंचाई रहेगा तो काम हो जाएगा। एक से दो बार पानी आने के
बाद काम हो जाता है। बट अगर धान की बात किया जाए तो उसको भरपूर पानी चाहिए, गन्ना की बात किया जाए तो भरपूर पानी चाहिए। क्या दलहन रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है? बिल्कुल, रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाई जा सकती है। इसे बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर होगा इसे वृक्षारोपण कृषि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? यह वृक्षारोपण कृषि हो जाएगा। बात समझे, बड़े क्षेत्र में एक ही कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरा नहीं है? इनमें से बाजरा कौन सा नहीं होगा? देखिए मक्का, ये बाजरा के अंतर्गत नहीं आता है। बाजरा में हो जाता है ज्वार, रागी, बाजरा, ये सभी हो जाता है, जबकि मक्का ये आपका बाजरा नहीं, खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा डेग हैमरशोल्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं? तो राइट आंसर होगा वुड्रो विल्सन। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौन है? वुड्रो विल्सन। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो देखिए राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य की बात किया जाए तो ये आपका 42 राष्ट्र थे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितना? 42। अगला है राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, फिनलैंड ने। याद रखिएगा आप सभी, किसने किया था? फिनलैंड ने। अगला है ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी ने कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। और वापस कब लिया था? 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को पूंजीवादी निरंकुशता की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका सिंगर वेज चेट्टियार ने दी थी। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले एम.के. गांधी की 11 मांगों में से कौन सी मांग थी? तो देखिए 11 जो मांग किया गया था इसमें एक मांग आपका जो था वह आपका दोनों सैन्य और नागरिक प्रशासन पर 50% से कम खर्च करें और आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले शस्त्र अधिनियम में बदलाव करें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। देखिए जमशेदजी टाटा की बात किया जाए, इसने स्थापित नहीं किया था क्योंकि इसकी मृत्यु 1904 में ही हो गई थी। बट वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो आपका दोराबजी टाटा को माना जाता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764। अगला है लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो देखिए भूमिगत रेल का आरंभ हुआ था 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आसान प्रश्न है, 1786 में। अगला है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ शहर है? तो ये आपका भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा शहर है। गुमास्तों और बुनकरों के बीच अक्सर झड़पें क्यों होती रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, गुमास्तों ने बुनकरों को निर्धारित कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर किया था, इसीलिए दोनों के बीच झड़प होती रही थी। अगला है बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि हुई थी इसी कारण से। ध्यान दीजिएगा, बी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा फास्ट में करा रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स हिक्की के द्वारा जो है कि किया गया था। शॉर्ट में इसको जेम्स हिक्की के नाम से जानते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो इसका 72 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 72 है इसका राइट आंसर लिया गया है आयोग की तरफ से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम
प्रतिशत वन है? तो देखिए सबसे ज़्यादा वन जो है एमपी मध्य प्रदेश में, सबसे कम जो है हरियाणा में, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? हरियाणा में। अगला है सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में है, जबकि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अपना बिहार राज्य में है। अगला है किस वर्ष को जनसंख्यिकी विभाजन वर्ष माना जाता है? तो ये 1921 को माना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान। अगला है कावेरी नदी पर भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से होकर बहती कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्नाटक में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है? तो देखिए जोग जलप्रपात जो बनाती है ये शरावती नदी बनाती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ये जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, जबकि समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं करती है और ऊंचाई करती है, जबकि मिट्टी की उर्वरता नहीं करती है। मिट्टी की अगर सही उर्वरता होगा तो खाद्यान्न में वृद्धि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव के लिए खतरा नहीं है? तो देखिए वन्यजीव के लिए खतरा कौन सा नहीं हो सकता है? पता है आप सभी को? वनों की कटाई बिल्कुल होगा, प्रदूषण ये भी हो सकता है, संरक्षण का प्रयास ये वन्यजीव के लिए खतरा नहीं है। अगर कोई भी चीज़ को हम संरक्षित कर रहे हैं तो वो खतरा नहीं हो सकता है, जबकि अवैध शिकार ये भी वन्यजीव के लिए खतरा है। अगला है भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 70% के अप्रॉक्स में। अगला है धुएं और कोहरे को सम्मिलित रूप क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धुंध कहा जाता है इसे। चलिए अगला है पाक जलडुमरी भारत और देश के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका के बीच स्थित। अगला है कि किसी भी पैमाने की सर्वाधिक स्वीकृत लंबाई 6 इंच या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेमी। 6 इंच या 15 सेमी के अप्रॉक्स में होती है किसी भी पैमाने की सर्वाधिक स्वीकृत लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्रांति के कारण भूमि उपयोग पर्यटन में बदलाव आया था। तो क्या बदलाव आया था? कृषि पद्धतियों की गहन बनाने का बदलाव आया था। तो ऑप्शन में बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30%, लगभग की यहाँ पर बात किया गया है, तो याद रखिएगा ये पर्वत होगा। आयोग के द्वारा यही आंसर लिया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत है? तो देखिए सतत विकास का सिद्धांत इनमें से हो जाएगा संसाधनों की उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन उदाहरण है? तो देखिए मानव संसाधन उदाहरक हो जाएगा लोग। ये मानव संसाधन का उदाहरण है, बात समझे, लोग। अगला है आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को कहा जाता है? तो इसे मानव संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। भारत देश के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन के बाद हो जाएगा। चीन पहले नंबर पर है। भारत में ताजे पानी की प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि जल, ताजे पानी का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? जो अभी देखिएगा पानी का समस्या हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये अति दोहन अगर करते हैं पानी का, उसमें कमी होगा। अत्यधिक उपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं, उसमें कमी होगा। बढ़ती आबादी के कारण कमी हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, बात समझे। ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, उससे भी होगा। केंद्रमुख डैश में एक महत्वपूर्ण लो अयस्क खदान है। तो देखिए केंद्रमुख की बात किया जाए तो ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ? कर्नाटक में। आज भारत में पनबिजली का योगदान कुल उत्पादित बिजली का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 22% के अप्रॉक्स में। अगला है स्वतंत्र भारत में गहन डैश और शहरीकरण देखा गया है, जिससे हमारे लिए व्यापक अवसर पैदा हुए हैं। तो ये आपका औद्योगिकीकरण हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में है काजीरंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी भवनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात समझिए, सबसे ज़्यादा वन है। भारत में पहला जल विद्युत कहाँ संयंत्र खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में खोला गया था। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संसाधन का प्रकार नहीं है?
तो प्रथम संसाधन का प्रकार नहीं हो जाएगा हाइड्रोजन ऊर्जा, ये प्रथम संसाधन का प्रकार नहीं है। जबकि कच्चा माल हो गया या कच्चा तेल, कोयला, सूर्य की रोशनी, ये सभी प्रथम संसाधन है। जबकि हाइड्रोजन ऊर्जा ये प्रथम संसाधन नहीं होगा, ये दूसरा संसाधन है। सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा कि ये एक नवीनीकरण ऊर्जा है जिससे वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है और ये कभी खत्म नहीं होगा। ये गैर परंपरागत स्रोत का ऊर्जा है या गैर पारंपरिक ऊर्जा है। अगला है SEZ एक्ट बनने से पूर्व देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित थे? तो लगभग 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित थे। अगला है असम, बरौनी, कानपुर पाइपलाइंस से किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है? तो पेट्रोलियम उत्पादन का होता है। चलिए अगला है पहली बार जूट मिल 1855 में डैश के पास स्थित रिसरा में स्थापित की गई थी। रिसरा में स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता के समीप, ध्यान दीजिएगा। अगला है डैश रोजगार सृजन के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो 35 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। तो इसका राइट आंसर होगा कपड़ा उद्योग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहरों के भीतर या भीतरी माल की आवाजाही के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सड़क परिवहन, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानचित्र नीले रंग के द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो मानचित्र पर नीले रंग के द्वारा जल को दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। मानचित्र पे नीला दिखेगा तो वो जल होता है। बिहार सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये आपका जीविका योजना शुरू की है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में, ध्यान दीजिएगा। अगला है बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका 1997 में। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है। अगला है कि बताइए क्या सच है या गलत है? सच या गलत बताना है कि लोकतंत्र में आर्थिक असमानता बहुत उच्च स्तर की हो सकती है। तो आर्थिक असमानता बहुत ही उच्च स्तर तक हो सकती है, बिल्कुल सच बात है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक या आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये लोकतंत्र सरकार के लिए अति आवश्यक है। अगला है चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चुनाव के बारे में सत्य है कि चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देती है, ये बिल्कुल सही कथन है। बाकी बात ये सभी गलत कथन है, बात समझिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए शर्त नहीं है? तो देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए शर्त नहीं है उम्मीदवारों के बीच भेदभाव, ये आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का नहीं है। जबकि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है, सभी उम्मीदवार के लिए समान अवसर हैं और स्वतंत्र चुनाव आयोग ये भी जरूरी है निष्पक्ष चुनाव के लिए। राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र चाहिए 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होता है वह आपका निर्वासित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा उच्च सदन है, तो उच्च सदन जो है यह आपका राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर होगा जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी की सदस्य की संख्या तय करने से संबंधित नियम और कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास ही यह अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा किसी को क्षमा करना, मृत्युदंड माफ करना, ये सभी राष्ट्रपति के पास अधिकार है। राज्यसभा के किस अनुच्छेद के अनुसार? अगला है राज्यसभा के किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष शक्ति प्राप्त है? तो राज्यसभा को विशेष शक्ति जो दिया गया है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा को कौन देता है? अगला है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा डैश को देता है।
तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो देखिए भारतीय नागरिकों को नहीं है, राइट आंसर होगा सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवासन की स्वतंत्रता है, आवासन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है कि उस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए जिसने कैदियों की स्थिति पर जानकारी एकत्रित की थी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कांसीराम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सत्ता साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना, ये कथन गलत है, जबकि सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है, बिल्कुल सही कथन है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन में सी वाला सही नहीं है। चलिए अगला देखिए, गलत विकल्प ढूंढें। पहला देखिएगा कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है, सही है। लोकतंत्र भ्रष्ट को जन्म देता है, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म देता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, ये भी कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप सरकार का जवाबदेही स्वरूप नहीं है, ये गलत है, जवाबदेही स्वरूप होता है, बात समझिए। सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप सरकार का जवाबदेही स्वरूप होता है, ये सही है। अगला है लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अगला है लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, व्यक्ति और गरिमा और स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विविधता के समायोजन का एक आदर्श उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो देखिए इंग्लैंड में विधि का शासन जो है ये आपका डाइसी की देन है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट